हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव क्लास में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है ना। और आपको पता है कि 11वीं का जो सिलेबस है पहले चैप्टर का थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ी सी डिटेल में बात होती है और मैं थोड़ा डिटेल में ही पढ़ाता हूँ, इस वजह से थोड़ी ज्यादा लंबी चल रही है क्लास। जैसे कि मैडम का पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है ना, अपना थोड़ा लेट होगा क्योंकि पहला जो कॉन्सेप्ट पहला जो चैप्टर है बड़ी एग्जामों में लाइक नीट वगैरह का हो गया, इसमें काफी ज्यादा चीजें इस चैप्टर से रिलेट करती है, पूछी जाती है, बेस होता है उसका। कौन? चैप्टर 1 रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। और यदि आपको केमिस्ट्री सीखनी है और अच्छे से समझनी है तो पहला लेक्चर इसका, सॉरी 7वां लेक्चर जो कि है हमारा परमाणु और आणविक द्रव्यमान, इस पर कमांड या पकड़ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो काफी समय लग गया साइंटिस्टों को जानने में कि कितना होता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, कहानी देख लेते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि बॉयज वगैरह सब कुछ ठीक है ना। तो आप सभी को एक बात पता है कि परमाणु जो है, यदि ये किसी तत्व का परमाणु है तो डाल्टन के अनुसार ये अविभाज्य है। कैसा है? अविभाज्य है ना, मतलब इससे छोटा और कोई कण नहीं हो सकता। ठीक है। जब आगे आप चैप्टर पे जाओगे, जब आगे और भी हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो वहां पर वो किधर गया रिमोट, पता नहीं कहाँ रख दिया मैडम। अच्छा ये रखा है, सामने ही है। तो वहां पर यह बताया गया था रदरफोर्ड के द्वारा कि परमाणु का जो अधिकतम द्रव्यमान है वो परमाणु के केंद्र में होता है। कहां होता है? परमाणु के केंद्र में। और परमाणु का अधिकतम भाग जो है वो खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला। अच्छा, ये हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं ना। कुछ चीजें चैप्टर 2 की, कुछ चीजें आगे की हमें यहां पर लानी पड़ेगी ताकि आपको परमाणु भार के बारे में थोड़ा सा मालूम पड़े। तो परमाणु के नाभिक में ना दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों का वजन ही मिला के बनता है, इन दोनों का वजन ही मिला के बनता है क्या? परमाणु द्रव्यमान। अच्छा, मैंने ड्राइंग बहुत गंदी बनाई है तो क्यों ना अपन थोड़ा सा अच्छे से बनाए। ये है परमाणु, ये है केंद्र। ठीक है। इस केंद्र पे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसे हम कहते हैं नाभिक। इसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। यहीं पर परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान होता है। यह बात किसने कही थी? यह वाली बात कही थी रदरफोर्ड ने। और परमाणु अविभाज्य होता है, यह वाली बात किसने कही थी? यह वाली बात कही थी डाल्टन ने। सही है। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, हमें यह बताना है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। हमें यह बताना है कि व्हाट इज एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान क्या है? अब देखो, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसकी टाइमलाइन पे दी जाए, यदि हम टाइम की बात करें तो ये उस समय की बात हो रही है जब सन 1808 चल रहा हो। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं 1900 के आसपास, मतलब उस समय जो टेक्नोलॉजी है, टाइमलाइन वर्ड मेरे को मार्वल मूवी से आया है ना, तो उस समय हमारे पास में उतनी विकसित टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम किसी परमाणु का सटीक सटीक सही सही द्रव्यमान ज्ञात कर सकें। सही बात है। उस समय साइंस इतनी ज्यादा आगे तरक्की नहीं कर पाया था। तो फिर सर कैसे परमाणु द्रव्यमान निकालते थे? क्या हमारे पास में उस समय तकनीक थी जिससे परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता था? तो कुछ ट्रिक जो हमारे ओल्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने लगाई। उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने सर्वसहमति से ये बोल दिया कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, कौन? हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, इसका जो द्रव्यमान है वो हम 1 मान लेते हैं, है ना। इसका जो द्रव्यमान है वो हम 1 मान लेते हैं, स्वेच्छा से, बिना किसी मात्रक के। इन्होंने इसे बोल दिया कि भाई साहब इसका जो द्रव्यमान है वो 1 है। 1 ग्राम पकड़ लो, चलो 1 ग्राम मान लिया हमने। ठीक है। अब इसके सापेक्ष इसकी अभिक्रिया दूसरे तत्व से करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिए और
हमने ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवा दी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमें 4 हाइड्रोजन लगेंगे। कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4, क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन परमाणु है। यदि इस पूरी यूनिट को आप देखोगे एक साथ तो ये O2 है। O2 का मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो जब आप ऑक्सीजन के 2 परमाणु की अभिक्रिया हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ करवाते हो तो ऐसे करके करना पड़ेगा आपको 1 गुणित 4। 4 क्यों? क्योंकि हम 4 हाइड्रोजन के परमाणु लेंगे। ये उस समय चल रहा था, ये आज नहीं चल रहा। ये 19वीं शताब्दी के आसपास चल रहे थे ये सारे प्रयोग। तो उन्होंने ऐसा किया होगा कि 4 हाइड्रोजन लिए, 2 ऑक्सीजन परमाणु लिया और यहां पर उन्होंने बनाया H2O, 2H2O अर्थात पानी के 2 कण। इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु आ गए और हाइड्रोजन के 4 परमाणु आ गए, ठीक है। इस प्रकार से आपकी यह अभिक्रिया हो गई। अब उन्होंने देखा कि इसका वजन कितना होगा। हमें किसका पता था? हमें इसका पता था। कितना है? 4 ग्राम, ठीक है। अब जो यौगिक बने होंगे, जो जल के 2 कण हुए होंगे, उसका जो भी द्रव्यमान रहा होगा, मतलब छोटे छोटे कण थे, अब हमारे पास में एक बड़ा कण आ गया। अब बड़े कण को हम मापन विधि द्वारा माप सकते हैं, है ना। तो हमने उस समय उसे मापा होगा। तो गौर करो कि कितना आया होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32, 32 और 32, 2 बार हो गया ना। ये है हमारे पास में ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32, 32 और 4 जो होता है वो हो गया 36। कितना ग्राम आया? 36 ग्राम इनका वजन आया होगा। अच्छा, ये तो मैंने कैलकुलेट कर दिया डायरेक्ट। तो जो उस समय वजन आया होगा ये 2 बूंद पानी का, कितना आया होगा? 36 ग्राम। जब उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया होगा, है ना, और इस 36 में से यदि आप 4 को माइनस कर दो, यदि आप इस 36 ग्राम में से 4 को माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 32 ग्राम, है ना। और 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन के 1 अणु का द्रव्यमान है। अब हमें अणु की बात नहीं करनी, यहां पर कितने हैं? 2 है। तो 32 में से भी आप 2 कर दीजिए तो आएगा 16 ग्राम, है ना। और यही 16 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान है। यही 16 जो है वो क्या है? ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान। अर्थात पहले एक तत्व की अभिक्रिया दूसरे तत्व के साथ करवाते थे, जो यौगिक आपको प्राप्त होता था उसके द्रव्यमान में से जिसका आपको पता था उसे माइनस कर दिया जाता था। बहुत ही सिंपल ट्रिक थी ये। इसे कहते थे एक अभिक्रिया के द्वारा दूसरी अभिक्रिया, एक तत्व की अभिक्रिया दूसरी तत्व की अभिक्रिया से करवाकर और उत्पाद के हिसाब से, उत्पाद बनने के बाद में अभिकारकों की एक तत्व की द्रव्यमान संख्या को घटा दिया जाए तो दूसरे तत्व की अपने आप पता चल जाएगी। जैसे यहां पर हमें हाइड्रोजन परमाणु की पता थी, हमें किसकी ज्ञात करनी थी? हमें ऑक्सीजन की ज्ञात करनी थी। हमने अभिक्रिया करवाया, हमें 36 ग्राम पता चल गया तो ये का 36 ग्राम आया। 36 में से हमने 4 घटाया, 32 आया। अब 32 भी एक अणु की संख्या है, एक अणु का द्रव्यमान है। 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान है। तो एक का कितना होगा? हमने 2 का भाग दे दिया तो यहां पर आ गया हमें 16 ग्राम। तो ये उस समय की विधि थी, हमें एक के सापेक्ष दूसरे की अभिक्रिया करवा के ये जो उत्पाद बनना होता था उसके साथ कर। अब ऐसा ही क्यों, ये सटीक विधि क्यों मान ली गई थी? क्योंकि ये बता दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि जब भी 2 तत्व आपस में सहयोग करते हैं तो जो उत्पाद बनता है उन दोनों के योग के बराबर होता है ना, उन अभिकारकों की संख्या के बराबर होता है। तो यहां पर यदि 16 है तो इधर 16 और 2 है तो इधर 18 हो जाएगा अपने अनुसार, अपने आप ही। इस प्रकार से आपसे बार बार एक प्रश्न आएगा कि ये बताइए भैया आप H2O का द्रव्यमान कितना होगा? H2O का द्रव्यमान कितना होगा? ये परीक्षा में बड़ा प्रश्न आता है 3 6 में, तो आप लोग निकाल लेना कितना आता है। तो ये तो हो गई पुरानी बात। अब जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा तो हमें एक उचित मात्रक की आवश्यकता थी। हमें किसकी जरूरत थी? एक उचित मात्रक की। और हमने बात किया AMU अर्थात एकीकृत आणविक द्रव्यमान, सॉरी परमाणविक द्रव्यमान, है ना। एकीकृत द्रव्यमान बोला गया इसे, अनफील्ड मास, क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। मेरा ध्यान कहीं और है आज। क्या है, जीवन में कुछ चीजें हो जाती है जिस कारण से आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है।
तो अपन सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं इसकी और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओगे परमाणु द्रव्यमान, जो कि आपको लिखना है। और ये वाला परमाणु द्रव्यमान जो है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और परिभाषा के हिसाब से एकदम सही है। पहले प्रयोग विधि द्वारा निकाला जाता था, परंतु अब कार्बन 12 को इंपॉर्टेंट मानकर, कार्बन 12, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 12, 13 और 14, तो यहां पर 12 वाला कार्बन जो है उसे लिया जाता है और उसके 12 हिस्से किए जाते हैं, और उस 12 हिस्से के बराबर जो द्रव्यमान होता है उसे ही कहा जाता है क्या, एकीकृत द्रव्यमान। तो लिखते हैं अपन, परिभाषा यही लिखोगे, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है। अच्छा, नोट्स भी बनाते चलना जब हो जाए, जो यह दर्शाती है, जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का परमाणु भार, उस तत्व का परमाणु भार कार्बन 12, जिसे कहा जाता है 12C, ठीक है, ऐसे करके। जल्दी ही आपको समस्थानिक भी समझना होगा, मैं ही समझाऊंगा। समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12, 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, ठीक है। ये एक संख्या है, ये आपको परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा लिखनी, एज इट इज सेम की सेम लिख लीजिएगा, इसमें कोई भी आपको अपने हिसाब से चेंजेस नहीं करने हैं। जो बच्चे नहीं आए फटाफट से जरा शेयर कर दो, काफी सारे बच्चे नहीं आए, उन्हें लगता है क्लास नहीं है आज, तो आई होप सो मुझे ही शेयर कर देना चाहिए, तो क्यों ना मैं एक बार जरा लिंक शेयर कर दूं कि भैया आ जाओ। और वैसे भी ये लाइव क्लास का टाइम उस समय है जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां जस्ट होती है ना, तो बेचारे कितना पढ़ेंगे, पढ़ पढ़ के थक गए हैं वो लोग। कोई बात नहीं, हमारा काम है भेजने का, जो लोग आ जाएं सो अच्छी बात है, जो लोग लेट हो रहे हैं। अच्छा, ये टॉपिक बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि रोज आओ, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। एक दिन में केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, इट्स टेक टाइम। और नोट्स भैया अपलोड हो चुके हैं एप्लीकेशन के अंदर पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स जो है वो डलने लगे हैं, है ना। सिर्फ नोट्स अकेले नहीं डल रहे हैं, लेक्चर्स भी डल रहे हैं, बुक्स ऑलरेडी डल चुकी है। जल्दी ही आपको ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन टेस्ट भी सरल एकेडमी की एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर बायो नहीं है क्या, तो बायो अभी स्टार्ट नहीं किया, जल्दी बायो भी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, मैं ही लूंगा, तो इट्स टेक टाइम, परंतु बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगी। अब नोट्स फ्री नहीं होंगे, टू बी ऑनेस्ट नोट्स फ्री नहीं होंगे, लाइव क्लास ऑलरेडी आपके लिए फ्री है, तो नोट्स और बाकी चीजें यदि आपको चाहिए तो यू हैव टू पे, बिकॉज हमें भी काफी सारे एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। सही बात है, झूठ क्या बोलना। तो लेट्स सी कि मानक इकाई द्रव्यमान, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आप लोग लिखें, मानक इकाई द्रव्यमान।
ठीक है, क्या होता है, मानक इकाई द्रव्यमान को हम AMU के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट फुल फॉर्म जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, मानक इकाई द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे? तो आप सभी को पता है AMU बराबर होता है, AMU बराबर होता है किसके? किसी भी तत्व के 1/12 द्रव्यमान के। तो आप लिखोगे 1/12। अच्छा, हमारे पास में है क्या कोई सूत्र इसका? यहां पर लिखा हुआ है क्या? गुणित -12 या कार्बन का द्रव्यमान। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो, या ये भी नहीं लिखना है तो सीधे सीधे आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। एक AMU की जो होती है 1.056 इंटू 10 की घात -24। ये एक वैल्यू है, ठीक है, ये एक वैल्यू है जो आपको याद कर लेनी है। और ये जो है हमारे हिसाब से जिसका सूत्र होना चाहिए वो होना चाहिए तत्व का द्रव्यमान, है ना। जो सूत्र है, हालांकि ये कहीं नहीं दिया है, अब हम ही लिख रहे हैं हमारे मन से, 1/12 गुणित कार्बन गुणा नहीं आएगा, कार्बन का द्रव्यमान। ऐसे करके तत्व का द्रव्यमान 1/12, कार्बन 12 का द्रव्यमान। यहां पर क्या आएगा, थोड़ा सा अपने को ऐसा हटाना पड़ेगा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कार्बन 12 का द्रव्यमान। ये सूत्र है आपके AMU का जो हमें नहीं मिला, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब आप बोलेंगे सर ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू कैसे आई? तो इसके लिए थोड़ा सा, यदि आप बोलोगे, हेलो बेटा हेलो, यदि आप बोलोगे कि सर इसे समझाना है, क्योंकि ये हमारी बुक में डायरेक्ट निकाल दी गई है, इसके पीछे थोड़ा सा हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो मैं ये बता देता हूं कि AMU की गणना कैसे की गई। AMU की गणना, ठीक है, लिख ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी। बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो मत लिखना। अभी सिर्फ अपन सॉल्व करके देख रहे हैं कि AMU की गणना। ऑनलाइन में वैसे कोई ये ट्रायल नहीं लेता, परंतु मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं फर्स्ट टाइम, ठीक है। AMU की गणना कैसे की जाती है? तो आप सभी को पता है तत्व का द्रव्यमान, तो यहां पर आप लिखोगे, हमें पता है कि हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 मान लेते हैं। हमें क्या पता है, हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है वो 1 मानते हैं, मानते हैं। तो मान लो जो पुरानी विधि चल रही थी उसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, AMU निकालना है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है बच्चा, AMU निकालना है। तो ये होगा उस तत्व का द्रव्यमान, सही बात है। यहां पर आप लिखोगे 1/12 द्रव्यमान गुणित, फिर यहां पे क्या करोगे, 12। 12 क्यों? क्योंकि कार्बन 12 का द्रव्यमान ही 12 होता है,
ठीक बात, ऐसे करके आप करोगे। अब जब आप आगे जाओगे, अब जब आप आगे जाओगे तो स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी कि आपने कार्बन का, आपको यह पता होना चाहिए कि एक एवोगाद्रो संख्या का मतलब कितना होता है, एक मोल का मतलब कितना होता है ना। यह बात आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी। एक आपने पढ़ा होगा Na, दैट इज एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, इस एवोगाद्रो संख्या का मान जो है, इस एवोगाद्रो संख्या का मान, चलो यहां पर नहीं लिखा है, मैं वो भी लिख देता हूं। यहां पर एवोगाद्रो संख्या का मान जो है वो होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23, ये होता है। ठीक बात। अब यदि आप ध्यान से इस वैल्यू को देखोगे तो यह है 1/12, है ना, और यहां पर भी है 1/, तो बटे के नीचे बटे है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 12 को ऊपर भेज देंगे। हम क्या करेंगे, इस 12 को ऊपर भेज देंगे, जो कि आ जाएगा यहां पर, और यहां पर भी आ जाएगा 12। परंतु ये जो एक है, ये एक यहां पर एवोगाद्रो संख्या है। अब 12 कार्बन परमाणु में इतने कण होते हैं, कार्बन के इतने सारे कण होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर जो एक दिख रहा है आपको, ये एवोगाद्रो संख्या है, इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हाइड्रोजन है, ये जो परमाणु है ये हाइड्रोजन का है। यहां पर जो 1/12 है, यहां पर जो एक है, इसका मान हमने एक लिख जरूर दिया है, परंतु वहां पर जो मान है वो इतना है, तो इस एक की जगह हमें इस पूरी वैल्यू को रखनी है। तो 12 से 12 कट जाएगा और यहां पर आएगा 1/6.022 10 की घात 23। ठीक है, और जब आप इस वैल्यू का भाग 1 में दोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 1.66 इंटू 10 की घात -24, और यही है आपका AMU। यही है आपका क्या, AMU। अब इसके सापेक्ष हमें किसी तत्व का द्रव्यमान निकालना है, किसी भी तत्व का निकालना है। जैसे अब हम हाइड्रोजन का एक्चुअल निकालेंगे, ये तो हमने मान लिया था, ये हमने क्या किया था, माना था, परंतु अब हमें हमारे पास में हाइड्रोजन का एग्जैक्ट परमाणु द्रव्यमान है। उस एग्जैक्ट परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग करके हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यूनिट की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट की गणना। अच्छा, ये आता है सभी कुछ, है ना, तो यहां पर आपको प्रॉपरली लिखना है, जैसा बुक में दिया हुआ है सेम का सेम वैसे ही कर देना। सही है, तो जैसा लिखा हुआ है बुक में वैसा का वैसा आपको सॉल्व कर देना है बेटा। तो लिख देते हैं अपन, यहां पर आप लिखोगे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, बराबर होगा 1.06, नहीं जीरो नहीं आएगा, 6736 इंटू 10 की घात -24 ग्राम, इतना होता है। अब हमें इसका एकीकृत द्रव्यमान निकालना है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूं मैं। हम हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की गणना कर रहे हैं। AMU के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर ये वाला द्रव्यमान लिखना है, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/6736 इंटू 10 की घात -24। ये हमें प्रयोगों द्वारा, मतलब जब हमने वो प्रयोग किए थे उस समय हमें मिल चुका था। ठीक है,
और आपको पता है AMU की जो संख्या होती है, जो मान होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कहां बता चुका हूं बेटा? ये यहां पर बता चुका हूं कि AMU की वैल्यू जो आपको दिख रही है 1.66 इंटू 1.66056 इंटू 10 की घात -24 होती है। ये कैसे आई? ये आई, आपको अगले पेज में पता चलेगा। ऐसे आई, ये NA जो है इसे लिख लेना कहीं, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का भाग यदि हम 1 में दे दें तो हमें ये प्राप्त हो जाता है, ये जो वैल्यू है। अब इस वैल्यू में शुरू वाला यदि आप देखेंगे, शुरू वाला यदि आप देखेंगे तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? AMU की यदि गणना करनी है तो तत्व का द्रव्यमान बटे 1/12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए। तो 1/12 अर्थात होता है AMU। क्या होता है? यदि आप किसी भी तत्व के 1/12 कार्बन परमाणु की तुलना उससे करेंगे तो वो द्रव्यमान जो होगा वो होगा AMU। और AMU की वैल्यू जो है 1.66056 इंटू 10 की घात -24। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा, परंतु समझ लो। ये वाली वैल्यू याद कर लेना, ठीक है? ये वाली वैल्यू आप याद कर लेना। तो यहां -24 घात से -24 ये घट जाएगा। और जब आप आगे इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर आएगा 1.0080U। और यही है हाइड्रोजन परमाणु का एक AMU। यही है हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक मास यूनिट, यही है हाइड्रोजन परमाणु का AMU। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। अब यहां आके परमाणु द्रव्यमान जो है वो समाप्त होता है। यही नीट में पूछा जाता है कि एक हाइड्रोजन AMU का मान कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है। तो ऑक्सीजन का भी निकालना होगा आपको, हाइड्रोजन का भी निकालना होगा। हाइड्रोजन को पता है तो ऑक्सीजन का अपने आप निकाल लोगे। ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का 16 नहीं, बुक में लिखा है 16 ही मान लो, वैसे भी हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपसे कोई बोल दे ऑक्सीजन का कितना होता है, तो यहां पर आप वो लिखोगे, इसका होता है 1.99 AMU। ठीक है, ये ऑक्सीजन के लिए है 995 AMU। नेक्स्ट, आणविक द्रव्यमान। अब बात कर लेते हैं आणविक द्रव्यमान की। हेडिंग लगा लो फट से। आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान पे जाने से पहले आप लोग मुझे यह बताएंगे कि आणविक द्रव्यमान यानी कि क्या। आणविक द्रव्यमान का सीधा सीधा सिंपल यह है कि आप ये बताओ कि अणु का द्रव्यमान कितना होगा। अभी हमने परमाणु द्रव्यमान की बात करी थी। परमाणु अकेला होता है, परमाणु कैसा होता है? अकेला, उसके साथ कोई जुड़ाव नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं होता, वो सिंगल परिकल्पना होती। परंतु जब अणु की बात करें तो अणु की परिभाषा आपने देखी होगी, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है एक अणु। हमारी समझ में नहीं आया सर, मान लीजिए आप एक हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं और एक और हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिला देते हैं, तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा H2। तो यहां पर HH जब सिंगल थे, HH जब सिंगल थे तो वो परमाणु थे, HH जब सिंगल थे तो वो थे परमाणु। और ये जो यहां पर मिलके बना, ये जब दो एक साथ हो गए तो अब H2 परमाणु नहीं है, H2 पूरी एक यूनिट है। और इस यूनिट को हम अब परमाणु का नाम नहीं देंगे, हम इसे बोलेंगे अणु। ठीक बात। ठीक इसी प्रकार से जब आप दो हाइड्रोजन लेंगे और उससे एक ऑक्सीजन मिला देंगे तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा H2O। और ये एक अणु है, ये क्या है? एक अणु। अब ध्यान रहे, कभी कभी समान समान तत्व आपस में मिलकर अणु बना लेते हैं, कभी बहुत सारे तत्व आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। ठीक है, जब सेम मिलते हैं तो हम उसी तत्व का अणु बोल देते हैं, और जब दो या दो से अधिक एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो हम उस अणु को यौगिक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम उस अणु को? यौगिक। जैसे कि मैंने यहां पर जल का उदाहरण लिया।
जैसे कि मैंने यहां पर किसका उदाहरण लिया, जल का। ठीक है, इसे अपन थोड़ा सा ऊपर भेज देते हैं तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हुआ सभी को। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अब हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। कितने बच्चे हैं भैया, चलो कुछ तो देख रहे हैं। अश्विनी द्विवेदी, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसे समझना है। अब अणु किससे मिलके बना, परमाणुओं से। तो आप ये लिख सकते हो कि जब परमाणु द्रव्यमानों का योग किया जाता है तो हमें अणु द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान पता चल जाता है। आणविक द्रव्यमान को हम अणु भार के नाम से भी जानते हैं। और इसकी परिभाषा जो है वो ऐसी होगी, परिभाषा है ये, किसी पदार्थ, ब्रैकेट के अंदर लिखो, अणु का अणुभार उसमें मौजूद सभी, उसमें मौजूद सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझेंगे, इस प्रकार से आपको इसे समझना है। इसका कलर जरा मैं चेंज कर दूं, व्हाइट कलर कर दूं, और अपन इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये जो आपकी परिभाषा है बेटा, ये अणुभार की परिभाषा है, या आप ये कह सकते हैं आणविक द्रव्यमान की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, आणविक द्रव्यमान की ये परिभाषा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। किसी पदार्थ का अणुभार उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के संगठ परमाणु भारों के योग के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको H2O का निकालना हो तो आप क्या करोगे, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है, तो 1 गुणित 2, बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन होगा। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, अच्छा बुक के हिसाब से चलोगे तो दशमलव में मान आएगा। कैसा मान आएगा बेटा, बिल्कुल ही दशमलव में मान आएगा। ठीक है, और यदि सर के हिसाब से चलोगे तो एक्चुअल मान आएगा, क्योंकि अपन जो है वो दशमलव वाली संख्या को तो एक मान लेते हैं या आधा मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम था, आपने हाइड्रोजन का भी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, ये देखो 1.0080 यू, इसका मतलब क्या हो गया, एक मानो इसे। और ये 15.995 का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ही तो कम है 16 में, तो पूरी 16 मान लो उसे। तो यहां पर आपके हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, इसका ऑक्सीजन है सर 1, तो 1 गुणित ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है, 16 ग्राम। ठीक बात, ऐसे करके करोगे, और जब आप आगे जाओगे तो यहां पर आएगा 2 + 16 और बराबर होगा कितना, 18 ग्राम। तो यहां पर आप लिखोगे H2O का आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। आईएमपी है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, 11वीं के लिए तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे आया बताओ, है ना। इस प्रकार से आपको समझना है कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। सूत्र कैसे निकालोगे, अच्छा इसका सूत्र भी आपकी बुक में दिया हुआ है ना। सूत्र क्या दिया हुआ है, सूत्र है क्या हमारे पास में प्रॉपर सूत्र, चलो लेट्स सी देखते हैं। सूत्र में लिखने की कोशिश करता हूं, आणविक
द्रव्यमान बराबर होता है परमाणुओं की संख्या गुणित परमाणु भार। ये हो गया एक तत्व का। ठीक है, इसे ऐसे बड़े कोष्टक के अंदर कर दो और ये छोटे कोष्टक के अंदर रहेगा। फिर दूसरा परमाणु, यहां पर आप लिखोगे दूसरे परमाणु की संख्या, ये यौगिक के लिए है, दूसरे परमाणु की संख्या गुणित परमाणु भार। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, परमाणु की संख्या गुणित दूसरे परमाणु का भार। ठीक है, और यहां आके बड़ा कोष्टक क्लोज। इस प्रकार से आपको ये एक आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र मिल गया। कैसे? अब आप बोलोगे सर CH4 का द्रव्यमान निकाल के बताओ। तो सबसे पहले कितने परमाणु उपस्थित है इस पे? पहला परमाणु जो है वो है बेटा कार्बन। पहला परमाणु कौन सा है? कार्बन। कार्बन का कितना होता है? तो अभी आपको बताया हमने 12 ग्राम होता है। कितना होता है? 12। दूसरा परमाणु है आपका हाइड्रोजन। दूसरा परमाणु कितना है? हाइड्रोजन। इसका कितना होता है? 1 ग्राम। तो अब ब्रैकेट के अंदर ऐसे सूत्र लिखोगे, पहले परमाणु की संख्या कितने कार्बन है? 1 ब्रैकेट के अंदर, गुणित कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12 ब्रैकेट क्लोज, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु कितने हैं? दूसरे परमाणु की संख्या, तो ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 4। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे जब आप सॉल्व करोगे तो यहां आएगा 12, प्लस यहां करोगे तो यहां आएगा 4, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा CH4 का आणविक द्रव्यमान बराबर होगा 16 ग्राम। और ये सारी चीजें तिमाही परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बस आज इतना ही। कल बात करेंगे औसत द्रव्यमान और ग्राम सूत्र द्रव्यमान के बारे में, जहां ये चैप्टर हम आधा कंप्लीट कर चुके हैं। जहां ये चैप्टर हमारा जो है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। ये छोटी छोटी सी चीजें अभी भी यदि हम बड़े क्लास वाले बच्चों से पूछते हैं तो वो फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने नहीं समझा, वो भूल जाते हैं। तो आपसे विनम्र आग्रह है कि वीडियो के शुरुआती पार्ट को देखकर ना भागे, अंत तक देखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। तो बस 12वीं की क्लास स्टार्ट होने वाली है, बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो फिर से मुलाकात होगी कल। ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।